नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ है, सज्जन जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको देने जा रही हूं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल रहा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 8 में से 6 सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला भी लिया। 22 जून को ही उद्धव के 6 सांसद शिंदे सेना में शामिल हो गए। लेकिन अब इस बारे में एक नया खुलासा करने जा रही हूं। कैसे एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दे पाए, कब और कितने बजे उद्धव के सांसद दिल्ली पहुंचे, स्पीकर से उन्होंने मुलाकात की। इंडिया टीवी के पास ऑपरेशन टाइगर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आ चुकी है। ये देखें तस्वीर। 17 जून की सुबह जब दिल्ली में उद्धव गुट के सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे, सबसे पहले एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे थे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिंदे के करीबी प्रताप सरनायक ओम बिरला के सरकारी आवास पहुंचे। 17 जून की सुबह करीब 6:30 बजे उद्धव के सांसद ओमराजे निम्बालकर चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष के सामने जरूरी दस्तावेजों पर साइन किया और फिर वापस मुंबई रवाना हो गए। और इसके ठीक 3 घंटे के बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे उद्धव के बाकी 5 सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहेब वाकचोरे और नागेश पाटिल दिल्ली पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, अलग संसदीय गुट बनाने और बाद में विलय की प्रक्रिया से जुड़े हुए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक और सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद रहे। ये तस्वीर पहले आप देख लें, इसमें कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, उसके बाद नागेश पाटिल दिखाई दे रहे हैं, भाऊ साहेब वाकचोरे हैं, संजय जाधव हैं, श्रीकांत शिंदे यानी कि एकनाथ शिंदे के बेटे, वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखें जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात के दौरान का ये तस्वीर। इससे पहले ऑपरेशन टाइगर से जुड़ी हुई एक भी तस्वीर आपने अभी तक नहीं देखी। इंडिया टीवी पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी ने यह पूरी खबर हम तक पहुंचाई है। सचिन इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, मुझे अच्छे से ध्यान है आप लगातार ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे, यही दमदार 10 का समय था, आप बता रहे थे मुलाकात हो रही है, सांसद पहुंच चुके हैं, ओम बिरला से मुलाकात हो रही है, लेकिन तस्वीर अब तक हमने नहीं देखी थी। आज वो तस्वीर भी आ गई है। सचिन जी, मीनाक्षी, हमने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि यूबीटी शिवसेना के 9 में से 2/3 यानी कि 6 सांसद जो है टूट चुके हैं और वो दिल्ली पहुंचकर उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की थी। मुझे अच्छे से याद है, आप भी अपने दर्शकों को जानकारी दे रही थी कि मुलाकात का समय जो है चल रहा है। हालांकि तस्वीरें सामने नहीं आई थी क्योंकि पूरे ऑपरेशन में बहुत ही गोपनीयता रखी गई थी। इसमें 5 सांसद जो दिख रहा है, इसमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश अष्टीकर, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय जाधव। 6ठे सांसद जो है ओम राजे निम्बालकर, वो सुबह के ही 6:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली लैंड कर चुके थे। चार्टर्ड फ्लाइट से आए थे, स्पेशल फ्लाइट उनके लिए अरेंज की गई थी पुणे से, और वो आकर ओम बिरला से मिल गए थे और उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए थे। तो इस तस्वीर में 5 सांसद दिख रहे हैं और 6ठे साइन करके पहले ही जा चुके थे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ही 4 दिन के बाद ये पूरे सांसद मुंबई में इकट्ठा है और सबने जो है शिंदे शिवसेना में प्रवेश भी कर लिया और जो है शिंदे शिवसेना को ज्वाइन भी कर लिया। तो ये पूरी तस्वीर जो है एक तरह से सबूत है कि जो खबर इंडिया टीवी दिखा रही थी कि किस तरह से 2/3 सांसद टूट चुके हैं, इसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि ऑपरेशन फेल होगा, नहीं होगा, 6 के आंकड़ा जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। हमने शुरू से बता दिया था कि ये तस्वीर जो है इसका सबूत है कि 2/3 सांसद टूट चुके थे और ये तस्वीर आप सामने आई है। जिस तरह से ओम बिरला से वो मिल रहे, श्रीकांत शिंदे पूरी अगुवाई कर रहे थे। बिल्कुल सचिन, जो आपने खबर दिखाई इंडिया टीवी पर, उस खबर की पुष्टि ये तस्वीर एक बार फिर से करती है। इंडिया टीवी के पास जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है सचिन चौधरी ने हमें भेजी है, वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बागी तो थे ही, ये पता था, सचिन बता रहे थे कौन कौन बागी है ये भी पता था, लेकिन बस तस्वीर का इंतजार था। अब ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी डिसमेंटल हो रही है। बिल्कुल, उनके लोकसभा के 6 सांसद टूट गए हैं और जो अभी सचिन चौधरी बता रहे थे कि जो सिक्रेसी बरती गई और जो समस्या एक आ रही थी, वो समस्या सिर्फ ओमराजे निम्बालकर को लेकर के आ रही थी, जो सुबह अलग से लाए गए यहाँ और दस्तखत करके चले गए, क्योंकि
उनके पिता की हत्या हुई थी पवन राजे निम्बालकर की, और उस हत्या में पद्म सिंह पाटिल का नाम आ रहा था जो सुनेत्रा पवार के भाई हैं। तो एक मामला ये चल रहा था कि अगर पद्म सिंह पाटिल को सजा नहीं होती है, ये ओमराजे निम्बालकर की शर्त थी कि उनके पिता की हत्या के आरोपियों को सजा हो, वो फिर हर सब चीजें करने के लिए तैयार है। हालांकि संयोग ऐसा हुआ कि वो दस्तखत करके चले भी गए, वो शामिल भी हो गए एकनाथ शिंदे, और उधर पद्म सिंह पाटिल अदालत से बरी भी हो गए। खैर वो मामला एक अलग चलेगा, लेकिन वो एक हिच था, एक समस्या आ रही थी। लेकिन ये तय हो गया था कि 6 लोग टूट रहे हैं, और अब उस बात की पुष्टि करने वाली तस्वीरें हम लोग के सामने हैं। और अभी जब हम लोग संसद का ये सत्र आ रहा है, मानसून सत्र, तो उसमें देखेंगे कि ये 6 लोग जो है, हाँ, एकनाथ शिंदे के 7 एमएलए के साथ बैठे, 7 एमपी के साथ बैठे होंगे। मतलब शिंदे की जो शिवसेना है उसके 13 एमपी हो गए। उन्होंने बिना कुछ किए नीतीश कुमार की पार्टी को पीछे छोड़ दिया। नीतीश कुमार के 12 एमपी हैं, अब एकनाथ शिंदे के 13 एमपी हैं। वो चंद्रबाबू नायडू के बाद अब चौथे नंबर पर आ गए। चंद्रबाबू नायडू भी बिना कुछ किए तीसरे नंबर पर चले गए। वो दूसरे नंबर पर थे, लेकिन नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया आ गई, जिसके 20 एमपी हो गए अचानक तृणमूल कांग्रेस से आकर के, तो वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। अब ऑपरेशन टाइगर के अगले चरण पर नजर रखेगी, जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके 20 में से 14 वहां तो चलिए ऑपरेशन टाइगर है, उसका अगला चरण जो है वो देखना है। आप शरद पवार की पार्टी और सुनेत्रा पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे के विधायकों पर भी इनके ऊपर हमारी नजर है। लेकिन नजर मध्य प्रदेश पर भी है। मध्य प्रदेश में अचानक से क्या हो गया? दतिया में बीजेपी के अंदर भयंकर बगावत हो गई, टिकट की लड़ाई सड़क पर आ गई। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। इस पर उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भयंकर बवाल कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा कर लिया। जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 झांसी दिल्ली हाईवे बंद कर दिया। इसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फिलहाल मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। बीजेपी के कार्यालय पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, हम जानेंगे सज्जन जी से। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ग्राउंड जीरो से। मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, लेकिन इसी प्रयोगशाला में जो बगावत का ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये इस वक्त बीजेपी कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है, जिसपे अभी भी सैकड़ों समर्थक छत पर मौजूद हैं। और ये आप दृश्य देखेंगे, इन लोगों को समझाइश देने के लिए जो नारेबाजी, देखिए अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी कार्यालय को बंधक बना के रखा गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और कानून व्यवस्था सुचारू चले, इसलिए तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त रात से ही कलेक्टर और एसपी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए कि कोई भी जो उपद्रव की स्थिति हो उसे रोका जा सके। रात भर जो जाम लगा रहा उसे खुद ये पुलिस बल यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से जैम को खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाराजगी बरकरार है। ये तस्वीर जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में कभी दिखाई नहीं दी, जहां पर पुलिस इसलिए खड़ी है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के कार्यकर्ता उसी पार्टी का ऑफिस को कब्जा कर पथराव कर रहे हैं, और पुलिस कोशिश कर रही है समझाइश देने की और कानून व्यवस्था संभालने की लगातार। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार नारेबाजी ये रुक नहीं रही है। कल रात से इसी तरीके से जो पूरी की पूरी जो नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं, कलेक्टर मौजूद हैं यहाँ, एक बार उनसे एसपी साहब से बात कर लेते हैं। सर, अभी भी ये टकराव की स्थिति दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, कब ये खत्म होगा, कब ये चीजें समाप्त होंगी? 10-12 घंटे से तो ऊपर हो चुके हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कि जाम खुल चुका है, जाम पूरी तरह से खुल चुका है और यातायात सुचारू हो चुका है। अभी जो बचा, बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दतिया उपचुनाव से उम्मीदवार बनाया है। इससे लेकर लोकल लेवल पर बहुत नाराजगी है। नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। रघुवीर सिंह कुशवाहा ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। नगर पालिका अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं।
हाँ, इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर समर्थकों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पूरा एक तरीके से कहा जाए बंधक है ये बीजेपी कार्यालय, तो गलत नहीं होगा। इस वक्त जिला अध्यक्ष रघुवीर जी यहां पर मौजूद है बीजेपी के, जिन्होंने त्यागपत्र समेत समस्त अपने जो पदाधिकारी हैं दे दिया। सर, नाराजगी अभी भी है? सभी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उसी वजह से ये कार्यकर्ता जब से टिकट हुआ है तब से अभी तक कार्यकर्ता लगातार बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हम सब कार्यालय में बैठे हुए हैं, बाहर जाम भी लगाया था कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने भी, सारे कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। पार्टी अगर सही निर्णय लेती है तो हम सब पार्टी के साथ है। पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए, निर्णय सही लेना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपने कहा पार्टी के निर्णय को आप लोग मानते हैं, शिरोधार्य करते हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो पार्टी ने अगर टिकट दे दिया तो नाराजगी फिर क्यों है किसी आशुतोष तिवारी? हम सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था उस कार्यकर्ता को उसका परिश्रम मिलना चाहिए। इस निमित्त हम सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। ऐसे नए कार्यकर्ता को थोपना जिसका यहाँ इस क्षेत्र में अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। टिकट कमजोर प्रत्याशी को दिया गया है, अगर वो प्रत्याशी नहीं जीतता है तो हम सबकी जो है छवि धूमिल हो जाएगी। हम सब कांग्रेस की जमानत जब्त करने का प्रयास कर रहे थे कि हम सब ऐसी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा खुद चुप हैं सज्जन जी, उनके समर्थक हाय तौबा मचा रहे हैं, पार्षद सुनने को तैयार नहीं, लोकल लेवल पर इस्तीफे हो रहे हैं। ये पूरी कहानी क्या है? नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? देखिए, जस्टिफिकेशन जो भी हो, लेकिन कटा है केवल गुटबाजी के चक्कर में। नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव लगभग 7,500 वोटों से हार गए थे दतिया से, लेकिन दतिया में आप जाएं, गांव-गांव में आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा का एक संपर्क है, उनके लोग हैं वहां पे और काफी लोकप्रिय रहे हैं। पिछली बार हार गए क्योंकि थोड़े बड़बोले हैं काफी ज्यादा। गृह मंत्री के नाते आपको याद होगा कि विकास दुबे का प्रकरण हुआ था, उससे भी इनको जोड़ा गया था, तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। लेकिन दतिया क्षेत्र में जाके देखें तो अभी भी हारने के बावजूद ये काफी लोकप्रिय थे। और वैसी स्थिति में क्या है कि ये वो लोग हैं जो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी अपने आप को ये मानते थे कि ये लोग कंटेंडर है। तो अभी एक वो संगठन का जो एरोगेंस होता है, यहाँ की बात करें, दूसरे या बिहार की भी शायद बाद में बात करेंगे, आप देखिएगा, वो ये होता है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि संगठन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी एक अलग से पकड़ बनाए हुए है। आप कैंडिडेट बदलिए, निश्चित तौर पे नए लोगों को मौका दीजिए, लेकिन जो नया कैंडिडेट है उसकी विश्वसनीयता क्या है? एक पैटर्न मुझे अब जो दिखाई दे रहा है, पहले कैलाश विजयवर्गीय अजीत जी कमजोर हुए, अब नरोत्तम मिश्रा को बैठा दिया गया है। इसका मतलब क्या ये है कि मोहन यादव मजबूत होते जा रहे हैं? बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि हम नए लीडरशिप को, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे करें। तभी धीरे धीरे हाशिए में डाला गया। आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव होते थे और वो लोकसभा चुनाव या राज्यसभा और दिल्ली में केंद्र में मंत्री या मुख्यमंत्री वगैरह के सपने देख रहे थे। उनको फिर से उनके बेटे की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा करके राज्य में मंत्री बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, उनको यहां से भेज करके वहां विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, स्पीकर बना दिए गए। प्रहलाद पटेल यहां से भेज दिए गए, और उन सब के, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये अपने नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, सबको किनारे आप करके और मोहन यादव को नेता बनाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, बनाइए नेता, नई पीढ़ी के नेता आने चाहिए, लेकिन उसके लिए पुराने तमाम नेताओं को दफनाने की जरूरत नहीं है। अभी ये बाई इलेक्शन है, इसके बाद 2 साल का कार्यकाल और बस्ता विधानसभा का। नरोत्तम मिश्रा अभी लड़ते, अगली बार आपको जो करना था सो उनके साथ करते। वो तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, उन्होंने पर्चा खरीद लिया था। हर बार सिर्फ चौंका देना कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि हमने चौंका दिया, किसी और को दे दिया इनकी जगह। चौंकाया तो बीजेपी ने बिहार में भी है। अब यहाँ पे जो चौंकाया है वो खबर भी आपको बता देती हूँ। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में एक नया ट्विस्ट आया है। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभिषेक कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि 2 व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है, वो इंडिया टीवी आपको दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक कुमार के पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी थे। अभिषेक कुमार के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। ये कंपनी चारा घोटाला में शामिल थी। रविंद्र प्रसाद पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बिल के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का आरोप था। सीबीआई कोर्ट ने 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ जिन 75 लोगों को दोषी माना था, उनमें रविंद्र प्रसाद का नाम भी शामिल था। रविंद्र प्रसाद को 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
सीबीआई ने इस मामले में 2001 से 2003 के बीच 3 चार्जशीट फाइल की थी। सीबीआई ने इन्हें आरोपी बनाया था। डोरंडा ट्रेजरी केस में अवैध निकासी को लेकर लालू यादव समेत 99 अभियुक्तों पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए। इनमें अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा साहिबगंज कोषागार मामले में भी रविंद्र प्रसाद को सजा हुई थी। इस मामले में 2012 में सजा सुनाई गई थी। अब इस मामले में अभिषेक के माता पिता दोनों को चूंकि सजा हुई, सीबीआई का मामला था, स्पेशल कोर्ट में मामला चला, मामला चारा घोटाले से जुड़ा हुआ था। अजीत जी, तब फिर ऐसे व्यक्ति जिसके पिता के ऊपर इतने आरोप है, वो बांकीपुर से चुनाव कैसे लड़ता? देखिए, ये तो एक जो अभी कह रहे थे ना सज्जन जी की, जो सत्ता का एरोगेंस होता है, संगठन का एक जो कि हम सबसे मजबूत हैं और हम जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ा देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा, उसमें कई चीजें आप अनजाने में भी आप लैग करते हैं। जैसे ड्यू डिलीजेंस नहीं किया जाता है, बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है। ये अभिषेक कुमार पार्टी के साथ जुड़े हुए थे तो लेकिन ये फाइल तो लंबे समय से तैयार होगी, 35 साल से तैयार होगी। इतने लोगों को सजा हुई है, इतने लोग अभियुक्त हैं कि हर व्यक्ति का नाम हर व्यक्ति ध्यान में नहीं था लोगों के। हम ये इस बात पर एकदम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को, उन्होंने चुना था इसको, लेकिन नितिन नवीन को इसकी जानकारी नहीं थी। परहैप्स उनको पूरी तरह से ये मामला पता नहीं था कि ये इनके माता पिता जेल जा चुके हैं या कन्विक्टेड हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ सम्राट चौधरी को तो होगी, हो सकता है रही हो, लेकिन अब किसी ने बताया नहीं ये मामला और नॉमिनेशन हो गया। देखिए, आनंद फानंद में नॉमिनेशन हुआ, सम्राट चौधरी नॉमिनेशन कराने गए अभिषेक कुमार का, तो ये एक बड़ा सेटबैक है। और हम इसकी तुलना करते हैं जिस तरह से इसी तरह का बाई इलेक्शन था तरारी में और प्रशांत किशोर ने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दे दिया था जो वहां के मतदाता ही नहीं थे, और बाद में उनका नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा और वो एक बड़ा पहला सेटबैक था प्रशांत किशोर का। ये उस तरह का सेटबैक हम बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि आपने बिना ड्यू डिलीजेंस किए एक ऐसे व्यक्ति को, चारा घोटाला वो केस है जिसके दम पर लालू यादव की सरकार को हटाया गया है बिहार में। वो लोगों की एकदम जनरेशनल मेमोरी में है, कई जनरेशन की मेमोरी में वो चारा घोटाला रहेगा। और उस घोटाले के सजा याफ्ता व्यक्ति के बेटे को आप अगर टिकट देते हैं तो ये तो लंबे समय के लिए बीजेपी को सफाई देते रह जाती बीजेपी इस मामले में। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभिषेक ने नामांकन में गलत जानकारी भी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां छिपाई थी। अभिषेक ने नॉमिनेशन में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन उनके रिजल्ट में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसे में भी उनके नॉमिनेशन के रद्द होने की संभावना हो सकती थी, इसलिए बीजेपी ने कोई रिस्क न लेते हुए नामांकन वापस करवाने का फैसला किया है। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। अभी तो अचानक मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था, अचानक फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुंच पाऊंगा, जो मेरा उम्र है अभी। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। ये प्रशांत किशोर के लिए तो बड़ा अच्छा अवसर हो गया। अब नीरज कुमार वर्सेस प्रशांत किशोर। देखिए, निश्चित तौर पे हुआ। एक तो ये होगा कि जो चारा चोर हैं उनका वो आ गया है कि उसको बीजेपी ने टिकट दिया। भले ही बात यहाँ पे है ड्यू डिलीजेंस की बात अजीत जी बता रहे थे। भाई, टिकट देने से पहले आप पूरी की पूरी कैंडिडेट का आप जब बैकग्राउंड जो टिकटार्थी होते हैं, आपने देखा उनकी कई पन्नों की पूरी डिटेल में उन्हें अपना देना पड़ता है। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपने क्या किया है, आपके पीछे कोई मुकदमा है, आप कभी जेल गए हैं,
और सारे के सारे किस समाज से आते हैं, सब प्रशांत कुछ। किशोर के लिए लड़ाई आसान हुई है या नहीं हुई है? प्रशांत किशोर के लिए देखिए परसेप्शन में लड़ाई आसान हो गई है, लेकिन फिर भी वो होता है ना, बिहार में अभी भी ग्रामर वही है, जातीय समीकरण पे बांकीपुर सीट जो है वो सेफ है। लेकिन एक बात बताइए कि जब चुनाव में कई बार होता है कि भले ही आप चुनाव जीत जाए, लेकिन धारणा में जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपका एक फेस लॉस हुआ है निश्चित। तो जीत बीजेपी की हो सकती है, लेकिन फेस लॉस हो गया है बीजेपी निश्चित का। तौर पे हुआ है कि आपने जिस अभ्यर्थी को दिया और जिस टिकटार्थी को दूसरा दिया है, आम कार्यकर्ता के नाम पे ना तो कोई व्यक्तित्व है ना कोई पृष्ठभूमि है, आप किसी को उठा के टिकट दे रहे हैं केवल इस नाम पे कि संगठन का वहां पे आप दिखाएंगे कि संगठन जिसको चुनेगा, जिसको चुना जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि भी तो जांच लें। ठीक है।